बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं गणित यानी कि मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, जिसका भी परीक्षा 18 फरवरी को गणित का है। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल हो चुका है सेट ए का। चाहे फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में, आप लोग पूरा रट लीजिएगा। पूरा मैं आपको सॉल्यूशन के साथ सिखाऊंगा। टोटल 138 प्रश्न पूछा जाएगा और आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं वायरल हो चुका है पेपर। हम आपको पूरा सॉल्यूशन सिखाएंगे इस वीडियो में। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो आप लोग एग्जाम हॉल में पछताइएगा। जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा ना 18 फरवरी को गणित का, तब पछताइएगा कि काश वह वीडियो पहले देख के आते तो आज गर्दा उड़ा के जाते। इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी समय है आपके पास, पूरा रट लीजिएगा। फरवरी आ चुका है, ठीक ना। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्या को निरूपित किया जाता है PQ के रूप में। याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है पेपर, ठीक ना। 18 फरवरी को जिसका भी गणित का पेपर है पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो पछताइएगा आप लोग। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 2 जो है √2, यह आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, यह याद करने वाला है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। इनमें से कौन आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या वही होगा ना जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी देखिए, अपरिमेय संख्या यह भी है। देखिए 1 2 0 1 2, फिर 0 0 1 2 0 0, ये बार बार आ रहा है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अपरिमेय संख्या है, यह आपका पूरी नहीं कटेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि घात 1 के बहुपद को कहते हैं। जिस पर भी पावर 1 हो, घात 1 हो, उस बहुपद को क्या कहते हैं, तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, रेखिक बहुपद राइट आंसर ए हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 फरवरी का मैं आपको वायरल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर करें, यदि px बराबर 2x + 3 का एक शून्यक k है तो k का मान है, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ है कि px बराबर कितना दिया है, 2x + 3, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है एक शून्यक k है, ठीक ना। तो दूसरा शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब x बराबर निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उधर जाएगा तो -3 और ये बटे में 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो -3/2 हो जाएगा, ठीक ना। -3/2 ऑप्शन देखिए तो कहाँ पर है, तो वह आपका देखिए बी में है। बी में ऑप्शन है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगर px बराबर ax + b का एक शून्यक k है तो k का मान है, ठीक ना। px बराबर ax + b का एक शून्यक k दिया है। इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे जैसे कि हमें ax प्लस है, ax + b बराबर 0 रखेंगे जैसे अभी रखे थे, ठीक ना। 3x + 2x + 3 बराबर, तो सेम उसी प्रकार हल होगा। जब हम x बराबर निकालेंगे तो ये प्लस है तो उधर जाके -b होगा, और ये गुना में a है तो बटे में a आ जाएगा, तो -b/a।
माइनस बी बाई ए कहाँ पर है, माइनस बी बाई ए में है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। वायरल प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो आप लोग एग्जाम हॉल में पछताइएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी समय है, आप लोग पूरा रट लीजिए। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहते हैं। संख्या रेखा जो है 0 से प्राकृतिक संख्या यानी 0, 1, 2, 3 इस प्रकार जो रेखा उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, याद रखिएगा। ठीक ना। 0 से शुरू होगा, 0 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार जो 0 से शुरू होता है वो आपका पूर्ण संख्या होता है, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा मोटा कर देते हैं पेंसिल। ठीक ना। बिल्कुल वायरल बता रहा हूँ, ठीक ना, पूरा रटिएगा तो एग्जाम में गर्दा उड़ाइएगा। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 चर वाले समीकरण जिसमें x और y 2 चर का व्यापक रूप है। ठीक ना। 2 चर x और y दोनों है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना। जिसमें कि x y दोनों रहता है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक। चलिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में y का मान है। ठीक ना। तो y का मान क्या निकल जाएगा, जब यहाँ निकालेंगे तो देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो y कहाँ है, यहाँ है, तो पहले बी वाई बराबर निकालेंगे, तो बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, ई उधर जाएगा तो माइनस सी होगा, और उसके बटे में क्या चले जाएगा, ax, क्या चले जाएगा, ax, हाँ। इसके बटे में नहीं ना, एक मिनट मिस हो गया, ये प्लस में है ना, एक मिनट फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमें दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक। जब हम लोग बी वाई बराबर निकालेंगे, बी वाई बराबर, ई उधर जाएगा तो माइनस सी होगा, और ये प्लस में ax है तो माइनस में ax हो जाएगा। हाँ ठीक। अब जब हम y बराबर निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी माइनस ax बटे में आ जाएगा ये b। ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि माइनस सी माइनस ax कहाँ है, यहाँ है, b ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, माइनस यदि इसमें हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ax पहले लिख सकते हैं, ax प्लस सी, अब बटे में ई b लिख सकते हैं। ठीक ना। तो ई माइनस को यहाँ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइनस यहाँ कर दिया है, यहाँ लिखिए माइनस या आप यहाँ लिखिए माइनस, बात एक ही है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर भी हो गया, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। 11 नंबर प्रश्न का रहा है, दिए गए 2 चर वाले रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में y बराबर 0 हो तो x का मान। देखिए इस समीकरण हमें दिया है, समीकरण क्या दिया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये y बराबर 0 दिया है, y जहाँ है वहाँ मान रख देंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस, ठीक ना, पेंसिल को छोटा करना पड़ेगा, जगह बहुत कम है। ठीक ना। बी वाई की जगह क्या रखेंगे, y की जगह 0 का रहा है, प्लस सी बराबर 0, तो ये आपका ये पूरा 0 हो जाएगा, b गुना 0 करेंगे तो यानी कि ax प्लस सी बच जाएगा बराबर 0, और जब ax बराबर निकालेंगे, ax बराबर उधर माइनस सी हो जाएगा, जब x बराबर निकालेंगे तो माइनस सी के बटे में a आ जाएगा। ठीक ना। तो माइनस सी बटे a, माइनस सी बटे ए कहाँ पर है, बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ठीक है ना। देखिए माइनस सी बाई ए दिया हुआ है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप बेहतर तरीक़ा से सीख जाएंगे। 12 नंबर का रहा है, x पर पावर n-1 का
एक गुणांक x + 1 है तो x का मान निश्चित रूप से x का मान जो है आपका निश्चित रूप से निकलेगा। क्या निकलेगा? वो आपका निकलेगा एक सम पूर्णांक निकलेगा। ठीक है ना, x की जगह मान लीजिए 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार वह आपका क्या हो जाएगा, एक सम पूर्णांक निकलेगा। तो ए राइट आंसर निकलेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक है। विवेचक निकालना है। तो ये x² का गुणांक आपका a हो जाएगा और x का गुणांक आपका b हो जाएगा। ठीक ना, लास्ट में अचर पद आपका c हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, विवेचक यानी कि d निकालना है। सूत्र होता है b² - 4ac, यह सूत्र होता है। तो b के जगह क्या है, -4 है b के जगह, तो लिखेंगे -4 का स्क्वायर -4 गुना ac, a कितना है, a आपका 2 है गुना c कितना है आपका यहाँ 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, अब -4 दूनी 8, 8 तिया 24, 16 में से 24 घटेगा -8, -8 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार आपको विवेचक निकालना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 14 नंबर कि द्विघात समीकरण के मूलों के योग का मान क्या है जबकि समीकरण x² + 2x + 3 बराबर दिया है। तो हमें द्विघात समीकरण के मूलों का योग मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक ना, अब देखिए ये x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, लास्ट में अचर पद c होता है। तो -b/a -b के जगह क्या है, 2 है, 2 रख देंगे बटे a के जगह यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 1 तो नहीं है लिखेंगे बटे में, तो सीधा क्या हो जाएगा आंसर आपका -2। -2 देखिए कहाँ पर है, a में है, a आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक ना, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का है, यदि mx² + 2x + m = 0 के दो मूल वास्तविक होंगे यदि निकालेंगे हम। वास्तविक कब होता है, वास्तविक होता है यदि d जो है 0 से बड़ा हो, तब जो है मूल वास्तविक होता है। सॉरी, d = 0 हो, d यानी कि विवेचक बराबर 0 निकल जाए तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। तो विवेचक का सूत्र बैठाएंगे b² - 4ac = 0 रखेंगे। आपको पता ही है x² का गुणांक a हो जाएगा और x का गुणांक b हो जाएगा, लास्ट में अचर पद c हो जाएगा। b तो b के जगह आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर डालेंगे -4 गुना a के जगह आपका m हो जाएगा गुना c के जगह भी m दिया है। ठीक, इतना बराबर 0 रख देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -m गुना m 4m हो जाएगा। ठीक, m गुना m² हो जाएगा बराबर 0। यदि हम 4 बराबर लिखेंगे तो उधर जाके +4m² हो जाएगा। 4 4 काट देंगे एक बार में, यानी कि 1 बराबर क्या बच गया, m²। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 1 का रूट हो जाएगा तो m बच जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो 1 जो है हम प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, +-1, इसलिए c राइट आंसर हो जाएगा m बराबर +-1, क्योंकि वह रूट से बाहर निकला है। 15 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, c हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा। चलिए मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने का कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग बेहतर तरीक़ा से 18 फरवरी को गर्दा मचा सके। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न, सेम यही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक ना, 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि AP 3, 13, 23 ... का सार्वंतर होगा। सार्वयंतर यानी कि हमें D कह रहा है निकालने। D कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, 13 में से 3 घटा देंगे 10 बचेगा, यही तो सार्वंतर है। C राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक ना, उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न।
17 नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद जो है 78 है। ठीक ना, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक ना, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जगह चाहिए। ठीक ना, 17 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करें। समांतर श्रेणी में प्रथम पद यानी कि a बराबर आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद सार्वंतर निकालना है d 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। हमें निकालना पड़ेगा क्या, n बराबर वाट, क्योंकि कौन सा पद का रहा है, यानी कि an बराबर दिया है। an बराबर कितना दिया है, an बराबर हमें 78 दिया है। ठीक ना, तो an बराबर सूत्र बैठाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। तो an की जगह कितना दिया है 78 बराबर a कितना है 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना निकला है 5 निकला है। n तो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 78 बराबर 3 प्लस 5 गुना n, 5n घटा 5 एका 5, अभी हो जाएगा 78 बराबर, ये 3 में से 5 घटेगा तो -2 प्लस 5n, अभी 78 इधर आएगा 2 तो प्लस हो जाएगा 78 2 कितना हो जाएगा 80 बराबर, 80 बराबर आपका हो जाएगा 5n 5 से कटा दीजिए 16 पंचे 80, यानी कि n बराबर कितना निकल गया 16। 16वां पद जो है आपका 78 होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 16वां पद। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो एक्सवां पद निकालना है। देखिए प्रथम पद यानी कि ए हमें ए ही दिया है और डी हमें डी ही दिया है। ठीक ना, और एन के जगह हमें एक्स रखना है, बस यही करना है। तो क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी सूत्र होता है। ठीक ना, तो ए के जगह ए रहेगा प्लस एक्स, एन के जगह एक्स रखेंगे, x-1 इंटू डी हो जाएगा। यही देखिए तो कहाँ है, यहाँ है आपका ऑप्शन ए में, ए प्लस x-1 इंटू डी, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का रहा है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD बटे DB बराबर 5/3, तो AE बटे AC निकालने के लिए देखिए एक त्रिभुज है, इसे मैं आपको बना के समझा रहा हूँ। ठीक ना, ऐसे तो इसमें क्या है कि ABC त्रिभुज है, मान लीजिए A है, B है, C है और D है, E है। ठीक, कह रहा है कि AD बटे DB दिया है, यानी कि E जो है आपको E 5 दिया है। ठीक, और E कितना दिया है 3 दिया है। हमें कह रहा है कि AE बटे EC निकालने, AE बटे EC। तो देखिए एक सूत्र होता है AD बटे DB बराबर सूत्र होता है AE बटे EC यह सूत्र होता है। तो जितना AD होगा उतना ही AE होगा, जितना BD होगा उतना ही AE होगा। तो हमें AD बटे DB दिया है 5/3, इतना ही बराबर हो जाएगा AE बटे EC, दोनों बराबर हो जाएगा 5/3 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सवाल में कुछ नहीं था, मैंने आपको समझा दिया ताकि आप बेहतर तरीक़ा से समझ पाएँ। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपका 20 नंबर का रहा है, नीचे चित्र में DE समांतर BC तो x का मान, देखिए वही जो अभी सवाल बताएं, AD बटे DB AE बटे EC दोनों को बराबर में रखेंगे। क्या करेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक ना, तो AD हमें कितना दिया है 4 दिया है, बटे DB कितना दिया है x-4 बराबर AE कितना दिया x-3 बटे AE दिया है 3x-19। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे। ठीक ना,
हल हो जाएगा। अभी आ जाएगा ए एक्स गुना एक्स करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, फिर जो है ऐसे 1 मिनट कि एक्स माइनस 4, यहाँ लिखते हैं एक्स माइनस 4 गुना होगा एक्स माइनस 3 से, बराबर 4 से ई गुना होगा। ठीक ना, 4 तिया 12 एक्स माइनस 19 चौके 76। अभी गुना करिए एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स 4 एक्स, फिर माइनस 3 से गुना होगा माइनस 3 एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 बराबर 12 एक्स माइनस 76। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, तो 4 3 7 होगा, माइनस 7 में ये आएगा इधर माइनस, इधर भी आ जाएगा ये एक्स ना, माइनस हो जाएगा तो 12 7 कितना हो जाएगा माइनस 19 एक्स हो जाएगा। ठीक ना, ये भी इधर आएगा तो प्लस, ये भी प्लस, कितना हो जाएगा, जुट जाएगा दोनों, 6 2 8 7 1 8 88 हो जाएगा प्लस में। अभी क्या निकल गया आपका समीकरण, इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 को तोड़ेंगे, 88 को यदि तोड़ते हैं 76 है ना, इधर आएगा तो प्लस होगा। 2 से तोड़ेंगे 4 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 22 दूना 44, फिर 2 से तोड़ेंगे 11 दूनी 44, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 22 4 नहीं पूरेगा। देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो पूर जाएगा, कैसे, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 और 11 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 11 8 88 भी हो जाएगा। अब समझ में आ गया। ठीक ना, अब इसको पहले मिटाते हैं इसको, ठीक ना, तब सॉल्व होगा। सारा चीज़ हम आपके सामने कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक ना, देखिए समीकरण क्या दिया हमें, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स प्लस 88 है ना, इतना बराबर 0 रखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है तो है ना, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स, हाँ ठीक है, प्लस प्लस होगा यहाँ भी। ठीक ना, 11 एक्स प्लस 88 बराबर 0। ठीक, तो x को मान लेंगे तो x माइनस 8 बचेगा, माइनस 11 को मान लेंगे तो x माइनस 8, यहाँ माइनस होगा। ठीक ना, ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक ना, 88 में इतना बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस 8 एगो रखेंगे x माइनस 11, इतना बराबर 0, तो x माइनस 8 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस 8 निकलेगा और x बराबर 11 निकलेगा। तो 11 ऑप्शन कहीं नहीं है तो 8 ही का ही ऑप्शन में है, बी राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक ना, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक ना, इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, आपको अपने से भी सॉल्व करना है। हम आपको सिर्फ बता दिए सूत्र कि आपको इतना बटे इतना बराबर में देना है, इतना बटे इतना रख देना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना, बाकी कैलकुलेशन आपको करना है, हल करना है, हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर का है कि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 5 cm, AC बराबर 12 cm, तो AD लंब जो है BC तो AD बराबर। ठीक ना, तो इसका जो आंसर निकलेगा आपका 21 का, ये थोड़ा सोल्यूशन बड़ा होगा,
स्क्रीन पे करने में दिक्कत होगा तो इसका 25/13 निकलेगा। ठीक ना। ये बनेगा कैसे, चित्र में आपको बना देता हूँ। देखिए ABC आपको एक त्रिभुज मिलेगा, ABC त्रिभुज है। और इसमें क्या कर रहा है कि सॉरी ऐसे बनेगा त्रिभुज चित्र। एक मिनट जैसे कि A बराबर 90 डिग्री दिया है ना, तो ऐसे त्रिभुज बनेगा। यहाँ A है, यहाँ आपका 90 डिग्री है, ठीक ना। और ये B और ये C, AB बराबर 5, AB बराबर 5, AC बराबर 12, AC बराबर 12 तथा AD जो है, AD लंब किस पे है, BC पर। एगो लंब है ऐसे, ये D बिंदु मान लीजिए। तब कह रहा है कि AD की लंबाई निकालने, तो वह कितना निकलेगा आपका 25/13 निकल जाएगा। C राइट आंसर निकल जाएगा 21 का। ठीक ना। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदुओं P 2, -2 और Q -2, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक यदि निकालना है तो इसका सूत्र होता है x1 + x2, y1 + y2, इसका भी बटे में 2, इसका भी बटे में 2। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2। तो x1 ये x1 और ये आपका y1, ये x2 और ये y2। अब x1 आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस x2 आपका कितना हो जाएगा -2, ठीक, बटे 2 कर देंगे, कोमा y1 + y2, y1 आपका -2 है प्लस y2 आपका 2 है, ठीक, 2 है बटे 2। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में 2 घट जाएगा, 0/2, कोमा ये भी 2 में से 2 कट जाएगा, 0/2। तो सीधा क्या हो जाएगा 0,0। याद रखिएगा सूत्र जो होता है वह आपका ऑप्शन हो जाएगा 0,0। x1 + x2/2, y1 + y2/2 मध्य बिंदु का सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक ना। मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र वही होता है, उसी पर बैठाना है। 23 नंबर का y का वह मान क्या है जिसके लिए इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए बीच की दूरी बराबर आपको 10 मात्रक रख देना है। तो इसका राइट आंसर जो निकलेगा आपका वह निकलेगा माइनस, इसका राइट आंसर y बराबर कर रहा है ना, हाँ y बराबर निकलेगा C ऑप्शन सही हो जाएगा, -9,3 निकलेगा। आप लोग हल कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस से हल होगा। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके 2,3 बिंदु दिया है, -1,0 और 2,-4 है। तो इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा 21/2 इकाई, ठीक है ना, वर्ग। क्षेत्रफल बैठा लीजिएगा 1/2 जो होता है x1 y2 घटा y3, इस प्रकार जो सूत्र होता है इस पर बैठा के हल कर लेना है। ठीक ना। चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट सब सवाल दिखा रहा हूँ कौन कौन पूछेगा एग्जाम में। 25 नंबर का रहा है कि -4, -6 किस चतुर्थांश में होंगे। -4, -6 जो है वह किस चतुर्थांश में होगा, इसको समझ लीजिए। देखिए चतुर्थांश वाला ये अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ चिन्ह देखना पड़ता है। यहाँ जो होता है आपका ये प्लस में होता है, ये होता है आपका प्रथम कहिए आप फर्स्ट लिखिए, एक ही चीज़ है। ये होता है माइनस प्लस, ये होता है सेकेंड, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है थर्ड, ठीक ना, तृतीय। ये होता है आपका प्लस माइनस, ये होता है चतुर्थ, ठीक ना। तो यहाँ किस चतुर्थांश में होगा, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थीय। आपको यह देखना है कि चिन्ह क्या है, माइनस माइनस, पहले x होता है फिर y होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं कि x है y है, हमेशा पहले x फिर y होता है। तो x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। तो x माइनस और y माइनस कहाँ पर, तृतीय में है, तृतीय हो जाएगा। ये होता है x, ये होता है y अक्ष, ठीक ना। तो यहाँ सब हमेशा याद रखिएगा, पहले x होगा फिर y होगा। तो यहाँ भी देखिए x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में है। तो x माइनस दोनों माइनस है, दोनों माइनस तृतीय में होता है, x भी माइनस y भी माइनस, याद रखिएगा, ठीक ना। इस ट्रिक को बस आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में,
ठीक ना, पहले x होता है फिर y, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर कर रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान। देखिए इसका सूत्र होता है, ठीक ना, सूत्र इसका पूछा गया है, वह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न 27 नंबर कर रहा है कि कोस π/3 का मान। देखिए कोस पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे 3, 3 से कटा देंगे, 6 का 18 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कोस 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कोस 60 डिग्री का मान। तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 कहाँ है? ए में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर कह रहा है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, 8 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक, 8 कॉमन ले लिए हैं। तो 8 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 सूत्र होता है, ठीक ना, क्या होता है, 1 सूत्र होता है। तो 8 का 8, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर का है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान। तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। देखिए 48 डिग्री और 42 डिग्री मिला के 90 पूर रहा है, यदि माइनस में है तो माइनस में 0 हो जाता है, प्लस में रहता है तब 1 हो जाता है, याद रखिएगा। यदि माइनस में रहे, दोनों मिला के 90 पूर रहा है तो वह क्या हो जाएगा, 0। यदि वही यहाँ प्लस में रहता तो 1 हो जाता मान, ठीक ना, स्क्वायर लगल रहता। तो इस बात को ध्यान में रखना है, माइनस है तो 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर कह रहा है कि एक उदग्र स्तंभ की ऊंचाई 7√3 मीटर है तथा उसकी छाया की लंबाई जो है आपका 21 मीटर हो तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। देखिए एक चित्र बनाना होगा। इसमें कह रहा है कि एक स्तंभ की ऊंचाई, मान लीजिए ये स्तंभ है, इसका ऊंचाई दिया है 7√3 मीटर, ठीक ना, और उसकी छाया, मान लीजिए ये छाया है, छाया की लंबाई कितना दिया है, 21 मीटर। हमें कह रहा है ये कोण निकालने के लिए, तो ये आपका मान लीजिए ए बी सी, ये बी है, तो निकालेंगे 10 थीटा बराबर, यहाँ मान लीजिए थीटा है, ठीक ना, ये लंब है, ये आधार है, तो 10 में होता है लंब बटे आधार, तो 7/√3 बटे 21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, कटाइए तो 7 या 21, यानी कि 3 है यार, कैसे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा √3 बटे 3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, ये बटे में 3 आएगा ना, तो इसको हम √3 लिख सकते हैं, एगो √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो 1/√3 कितना का होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है, 10 30 डिग्री का मान। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का है, चित्र में देखकर बताए कि सी पर का उन्नयन कोण कितना है। चित्र सी में तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। इसमें घटा देंगे जो 2 कोण दिया है, 9 6 15, यानी कि 150 डिग्री घटा देंगे, तीसरा कोण निकल जाएगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका कहाँ है, ए में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न आपका 32 नंबर कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक ना, 6 सेमी त्रिज्या है, इसका त्रिज्या हमें कितना दिया है, 6 cm, ठीक। कह रहा है कि केंद्र से 8 सेमी दूर, ये केंद्र है, ये केंद्र से कितना 8 सेमी दूर कोई मान लीजिए P बिंदु है, तो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे इसका लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक ना।
तो जहाँ स्पर्श करता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो दो चीज़ तो इसमें दिया है, कर्ण और लंब दिया, आधार निकालना है, ठीक ना। एक मिनट, थोड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं तो आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि ये 6 cm त्रिज्या है, 6 cm। वृत्त के केंद्र यहाँ मान लीजिए P है, ये 8 cm की दूरी है और इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक ना। तो ये PQR मान लीजिए, तो जहाँ स्पर्श करता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 का बना तो ये आपका आधार हो गया, क्या हो गया, आधार, ठीक। ये आपका लंब हो जाएगा त्रिज्या और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो हमें आधार निकालना है, स्पर्श रेखा का रहा है ना, तो आधार निकालना है। आधार को क्या B से सूचित करते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण घटा लंब का स्क्वायर, कर्ण होता है H, S स्क्वायर घटा P का स्क्वायर अंडर रूट, यही होता है ना सूत्र। तो H हमें कितना दिया, 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर घटा P कितना दिया है, P 6 का दिया है, 6 का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट। 8 का 8 64 घटा 6 का 6 के 36, 64 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 से 6 घटेगा 8, बचा 5, 5 में से 3 घटा 2 28, 7 चौके 28, 2√7 निकलेगा। 2√7 कहाँ पर है, C में है, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि केंद्र O वाली वृत्त के बिंदु P पर PQ एक स्पर्श रेखा है। यदि OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज हो तो कोण OQP बराबर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका 45 डिग्री निकलेगा। आंसर ही बता दिए हैं, सॉल्व करने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 34 नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहा जाता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः जो है तीनों भुजा को स्पर्श कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंतःवृत्त, ठीक ना। जैसे कि ऐसे त्रिभुज है, ठीक, इसमें जो वृत्त है वो तीनों भुजा को छू रहा है, टच कर रहा है, तो क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 35 नंबर कि किसी बाह्यतः बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है, एक बाह्यतः बिंदु है, मान लीजिए इस पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे एगो ऐसे खींच सकते हैं, एगो ऐसे खींचते हैं, 2 ही खींच सकते हैं ना। C राइट आंसर हो जाएगा। बाह्यतः बिंदु से सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वलय की बाहरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है 4 cm और 3 cm, तो इसका क्षेत्रफल, वलय का जो क्षेत्रफल होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी R स्क्वायर घटा छोटी R स्क्वायर, ठीक ना। ये वलय का क्षेत्रफल होता है। तो बड़ी R आपका हो गया जो बाहरी त्रिज्या दिया है, ये आपका बड़ी R हो गया, ये छोटी R हो गया। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7, याद रखिएगा वलय का क्षेत्रफल का सूत्र। बड़ी R हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, घटा यहाँ स्क्वायर दिया है ना। छोटी R 3 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 22/7 गुना 16 में से 9 घटेगा 7, 7 7 कट गया, 22 बच गया, 22 आपका आंसर हो गया। 22 cm स्क्वायर, ए राइट आंसर हो जाएगा। वलय का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात A अनुपात B है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका तो आप लोग जानते होंगे, अगर भुजा का अनुपात दिया है और हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं, सिर्फ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर, B राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, कह रहा है यदि एक पहिया की त्रिज्या इतना मीटर हो तो उसके द्वारा चक्कर में तय की गई दूरी होगी। एक पहिया की त्रिज्या हमें दिया है
अब पहले परिधि निकाल लेंगे, परिधि निकालेंगे तो उसका एक चक्कर भी निकल जाएगा। मान लीजिए पहिया है, ये एक चक्कर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमेगा वो वृत्त का परिधि हो जाएगा। तो निकाल लेंगे वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, ठीक ना। तो 2π का मान 22/7 r तो हमें दिया है त्रिज्या, कितना दिया है 21/22, ठीक ना। 7 तिया 21, अब 22 कट्टी क्या बच गया 3 दूनी 6 मीटर, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 सेमी है तो उसका व्यास निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इतना बराबर हमें दिया है 49 पाई कट गया तो r² बराबर क्या हो जाएगा 49। जब r बराबर निकालेंगे तो इस पे रूट हो जाएगा 49 पे, तो r बराबर कितना निकल जाएगा 7, 7 7 49। अब 7 निकल गया त्रिज्या, तो व्यास निकालने में क्या दिक्कत है, व्यास यानी कि d बराबर क्या लिख सकते हैं 2r, यानी कि 2 × 7, 7 दूनी 14, 14 कहाँ है 14 है कि बी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, ट्रिक लगाना है। उसके बाद कह रहा है कि दो बेलनों के ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 40 का राइट आंसर निकल जाएगा 2:3, ए राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 41 नंबर कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई त्रिज्या तिगुनी है, ठीक ना। तो शंकु की आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, यही ना होता है। अब कह रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है। ऊंचाई जो है त्रिज्या की 3 गुनी है, तो त्रिज्या r है तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो 1/3 πr² की जगह 3r हो जाएगा, एगो 3 कट जाएगा ना, तो हो जाएगा पाई r² यहाँ से पहले है, एगो ये r³ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। πr³ सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक घन और उसके अंदर शिफ्ट बैठने वाला गोले के आयतन का अनुपात होगा। एक घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब a³ और बैठने वाला गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इसका आंसर 42 का आंसर जो है 42 का आंसर सी निकलेगा 6 पाई, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर का रहा है, तो 43 नंबर कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घनों में विभक्त किया जाता है। तो 5 cm किनारे वाले घन का पहले आयतन निकालेंगे, तो घन का आयतन होता है a³ यानी कि 5 का क्यूब, कितना हो जाएगा 25 25 25 सवा सौ, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है 1 cm किनारे वाले, एक का भी निकालेंगे a³ यानी कि 1 का क्यूब 1 निकलेगा, तो हो जाएगा 125 में भगा देंगे 100, तो कितना हो जाएगा, एक किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है 25 सेमी, हाँ किनारे वाले 43। इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है ना, कह रहा है कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को, ठीक ना, 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और 5 का क्यूब जो है आपका 25 25 सवा सौ हो जाएगा ना, तो 125 होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक ना 125। उसके बाद कह रहा है कि 44 नंबर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला जो है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वह आपका हो जाएगा 3 πr²।
3πr² सूत्र पूछा है, याद रखिएगा। उसके बाद 45 नंबर का रहा है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका आयतन। त्रिज्या हमें दिया है 7, ठीक ना। गोले का आयतन निकालना है तो क्या होता है, 4/3πr³, यह सूत्र होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 r³ यानी कि 7 × 7 × 7 r³ r7 दिया है ना, तो एगो 7 कट जाएगा, बाकी तो नहीं कटेगा, गुना करना पड़ेगा। 22 चौके 88 × 7 × 49/3, इसको गुना करना है आपको, ठीक ना। इसको जब गुना करिएगा तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी निकलेगा, ठीक ना। बटे में 3 को छोड़ देना है, बस ये दोनों गुना करना है। ये पूर्णांक में दिया हुआ है ना, पूर्णांक में लाना है। डी राइट आंसर हो जाएगा गुना करने के बाद, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 46 नंबर कह रहा है 3,5 2 5 7 8 5 का बहुलक है। बहुलक वही होगा जो ज़्यादा बार लिखा गया होगा, ठीक ना। बहुलक वही होगा जो ज़्यादा बार लिखा गया होगा। तो 46 का जो राइट आंसर होगा, 46 का हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 5। देखिए 5 1 2 3 बार लिखा गया है, 5 जो है